अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर वेरी ओन कम्पेटिटिव कोच जैनुल हसन फ्रॉम सीएसएस एनालिटिका। अच्छा, आज का टॉपिक हमारा इंडियन इलेक्शंस 2024 है। रिसेंटली दे गॉट वाइंडेड अप एंड इट वाज अ ह्यूज शॉक फॉर मेनी पॉलिटिकल एनालिस्ट एंड थ्योरिस्ट, क्योंकि उन्होंने प्रिडिक्ट किया था दैट थर्ड टर्म ऑफ मिस्टर मोदी वुड बी अ लैंडस्केप विक्ट्री एज इट वाज इन 2019 इलेक्शंस, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। And being CSS aspirants और just general know how about knowledge जिनकी होती है, उनके लिए ज़रूरी है to follow up on that। तो ये वीडियो आपको analysis provide करेगी about the Indian elections and what you want to know being an aspirant of CSS। आप क्या लिखना चाहते हैं और क्या लिखेंगे in paper if there is a question about Indo-Pak relationship in the third tenure of Mr. Modi। अच्छा, पीएम मोदी बीजेपी से ऑलरेडी दैट यू नो, लेकिन इस बार उन्होंने कंटेस्ट किया इन इलेक्शन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के थ्रू। ऐसे सिमिलरली एक इंडिया अलायंस है। इंडिया इज एन एक्रोनिम फॉर इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस। ठीक है, ये इंडिया एक्रोनिम बनता है। इट वाज अ प्ले ऑन वर्ड क्योंकि दिस वुड रैली अप सपोर्टर्स मोर। अच्छा, अब सबसे पहले आई एम गिविंग यू द फाइनल रिजल्ट्स, द ऑफिशियल रिजल्ट्स of by the election commission of India in a graph stage right here। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं comparative analysis यही हुआ है। You can see कि alliances कौन कौन सी थी। You have NDA who was victorious जिसमें बीजेपी है। You have India जिसके अंदर मेन प्लेयर कांग्रेस था। It was all a coalition based on Congress's pivot point। और फिर you have others में आपके आज़ाद उम्मीदवार जो हम कहते हैं, वहाँ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आ जाते हैं। अब आपके सामने जो वैल्यूज हैं, जो आप देख सकते हैं, रिजल्ट्स हैं, इट क्वाइट कंस्पिक्यूअस के जो इस बार रिजल्ट्स हैं, इट वाज नॉट अप टू द एक्सपेक्टेशन। इट वाज नॉट अ लैंडस्लाइड विक्ट्री बाय एनी मार्जिन ऑफ एरर। आप देख सकते हैं कि 2023 में 293 सीट्स हैं, वाइल 2019 में एनडीए जो बीजेपी है उन्होंने 360 से फुल ऑन मेजोरिटी जीती थी। अब चेंज कितना आया? -67 सीट्स का, कि दे लॉस्ट 67 सीट्स इन दिस ईयर्स इलेक्शंस, व्हिच इज गुड मार्जिन अगर आप देखे जाए, अगर आप उनके अगेंस्ट बोले तो। सेकेंडली वी हैव इंडिया जो कांग्रेस विच वाज आउटप्लेड इन 2019 इलेक्शंस, 119 सीट, वो भी एक क्या लें कि जो टॉप नॉच पार्टी है स्टेट की, उसके 119 सिर्फ सीट्स आना, दैट वाज वेरी डेवास्टेटिंग न्यूज़ फॉर ऑल द आउटलेट्स ऑफ इंडियन मीडिया। और उसके बाद अगर गेन देखें उनका इस साल ट्रेमेंडस गेन, 115 सीट्स प्लस हुए हैं। तो यू कैन से द इंडियन अलायंस वर्क, इंडिया जो उन्होंने अलायंस बनाई थी अगेंस्ट अ पॉपुलिस्ट पार्टी दैट इज बीजेपी, इट हैज वर्कड प्रोफिशिएंटली फॉर देम। अदर के अंदर यू हैव 16 सीट्स, और इस बार आजाद उम्मीदवार पहले से कम जीता है। ठीक है, वो बिकॉज इंडिया अलायंस के अंदर मोस्टली इंटीग्रेट हो गए थे। तो अच्छा, दीज वर द नंबर्स एंड स्टैट्स। अब हमारे पास तीन बड़े हेडर्स हैं जिस पे हम एनालाइज करेंगे इन पूरे इलेक्शंस को। फर्स्ट वन, अगेन फाइनल रिजल्ट्स का एनालिसिस। अब हमने यहाँ कोट करना है कोई ऑथेंटिक सोर्स, कोई ऐसा बंदा या जर्नलिस्ट हु इज वर्किंग ऑन दिस इशू टायरलेसली एंड ही इज क्वाइट गुड एट इट्स जॉब। तो मैंने इसमें चुना है अभिषेक झा, हु इज हिंदुस्तान टाइम्स कॉलमनिस्ट एज वेल एज रिसर्चर। उन्होंने दो बड़े पॉइंट्स बताए हैं इन द फाइनल रिजल्ट्स, जो कि हम भी यूज कर सकते हैं, हम भी लिख सकते हैं एज एस्पिरेंट्स व्हेन वी आर डूइंग द एग्जाम। तो आप भी नोट डाउन कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीडियन वोट शेयर ड्रॉप्ड -4%। ठीक है, मीडियन वोट शेयर होता है आपका जो कोर होता है ना पार्टी का, जहां से आप लेट्स से बीजेपी का कोर गुजरात है, यूपी है, सीपी है, वहां से उनका मीडियन वोट गिरा है -4%। It's a precarious situation for Mr. Modi and President Modi of India, क्योंकि he was not expecting that, no one was expecting that landslide victory अयोध्या मंदिर का स्कीम, और जो वो रेटरिक इस्तेमाल कर रहे थे अगेंस्ट पाकिस्तान, जो उनकी कश्मीरी पॉलिसी थी, it was all to the plan कि यार हम वो क्या लें टेंडेंसीज जगाएंगे, रेडिकल जगाएंगे जो आरएसएस के ऑलरेडी थे, तो एंटी मुस्लिम रेटरिक बोलेंगे तो हमें वोट मिलेंगे, जैसा कि 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद हुआ था। लेकिन इट डिडंट वर्क, थैंक्स टू पीपल लाइक ध्रुव राठी एंड इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस, जिन्होंने
इनके प्रोपागेंडा के अगेंस्ट आवाज उठाई। ठीक है, तो पहला पॉइंट, मीडियन वोट शेयर -4%, इट्स अ वेरी डेवास्टेटिंग लॉस टू द बीजेपी। सेकंड पॉइंट, रिटर्न ऑफ इलेक्टोरल competitiveness बाय कांग्रेस। कांग्रेस उनकी मेन स्ट्रीम पार्टी थी, इट हैज गवर्नड इंडिया बिफोर इट वाज भारत एंड इंडिया एज वी नो ऑफ इट टुडे। व्हेन पाकिस्तान वाज यूनाइटेड विद इंडिया, तब से जो कांग्रेस है 1885 में जब एओ ह्यूम ने कांग्रेस की बुनियाद रखी थी, तो इट्स गॉट अ रिच लेगेसी। तो उस पार्टी का पिछले 2 इलेक्शंस में बिल्कुल कह लें कि नेग्लिजिबल सा रिजल्ट था और बिल्कुल ही खत्म हो रहे थे वो लोग। एंड जब आपके पास कंपटीशन नहीं होता ना, पार्टिजन पॉलिटिक्स नहीं होती, ठीक है, पैटर्नशिप नहीं होती किसी पार्टी की, क्या होता है कि ऑथोरिटेरियन रिजीम्स पैदा होती है। तो बीजेपी वाज ऑलरेडी मूविंग टुवर्ड्स द पाथ ऑफ एन ऑथोरिटेरियन रिजीम। ठीक है, लेकिन इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइंस फॉर इंडियन डेमोक्रेसी के कांग्रेस की कंपेटिटिवनेस वापस आई है। कांग्रेस मेड अ कमबैक इन दिस इलेक्शन। तो कांग्रेस का कमबैक जो था वो दिखता है उनके मीडियन वोट से। बीजेपी का मीडियन वोट -4% गिरा, कांग्रेस का मीडियन वोट +10% बढ़ा। ओवरऑल उनका सक्सेस रेट 38% था इन द सीट्स दे कंटेस्टेड। इट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट, it's a very prosperous sign for Indian democracy and democracy as a whole कि it has made a comeback by itself। तो ये था फाइनल रिजल्ट्स का एनालिसिस बाय अभिषेक झा। ऑल कॉपीराइट्स क्लेम आर टू हिम, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से मैंने ये चीज़ें उठाई हैं। और सेकेंडली, आप ये जब आपने पढ़ लिया होलिस्टिकली, नाउ व्हाट is the internal political dynamics of Indian political system after this election। अब the thing is, Modi's government has won a coalition। coalition government क्या होती है? coalition government majority नहीं होती। आपको लोकसभा के अंदर 360 प्लस 342 प्लस सीट्स चाहिए टू मेक योर ओन गवर्नमेंट, बट यू गेन 293 सीट्स। अब क्या होगा? अब आप लोगों को बुलाएंगे कि आर स्टेक होल्डर्स को कि कम विद अस, जॉइन फोर्सेस एंड वी विल मेक अ गवर्नमेंट। इसके अंदर क्या होता है, जब आप मेजोरिटी विन करते हैं ना, दे आर ऑन योर ओन मिनिस्टर्स, दे आर ऑन योर ओन पीपल, योर ओन पॉलिसीज, हर चीज आपकी होती है क्योंकि यू आर मेजर पार्टी हु मोन। जब कोलिशन में होती है ना, देयर आर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। आपने सिर्फ आप अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज परस्यू नहीं कर सकते, आपने उनका भी इनटेक लेना, आपने देखना उनको क्या चीज फायदा दे रही है। तो इस बार मोदी वापस थर्ड टर्म में आए हैं विद अ कोलिशन गवर्नमेंट, एनडीए जो हमने शुरू में बताया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके साथ आए हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? एनडीए के साथ आया तो इसका मतलब देयर आर अदर पीपल जिनकी इनटेक लेना जरूरी है, अब मनमानी नहीं चलेगी। इसमें क्या होगा कि अब दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद अमित शाह अपॉइंटमेंट एज अ होम मिनिस्टर। अमित शाह की अपॉइंटमेंट होम मिनिस्टर के तौर पे होना इज लुकिंग क्वाइट प्रिकेरियस एट द मोमेंट, क्योंकि अमित शाह से बहुत लोगों को रिजर्वेशन है। उनका स्टांस हार्डलाइनिंग स्टांस ऑन चाइना, उनके इंटरनल पॉलिटिकल मूव्स, तो पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड इन द कांग्रेस इन द बीजेपी कैंप एज वेल ऑफ द अमित शाह अपॉइंटमेंट एज अ होम मिनिस्टर। ये इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स का एनालिसिस है इन ल्यू ऑफ इलेक्शंस 2024 ऑफ इंडिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना, एज सीएसएस एस्पिरेंट्स और हु आर गोइंग टू अपीयर इन 2025, पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, आईआर में ये सवाल आ सकते हैं, अगेन आई एम सेइंग इट। और इसका एनालिसिस होगा फॉरेन पॉलिसी बेस पे, क्योंकि उनके इंटरनल डायनामिक्स इट्स नॉट गोइंग टू इफेक्ट दैट मच टू अस। उन्होंने क्या किया है, क्या नहीं, कौन होम मिनिस्टर होने वाला है, कौन क्या पॉलिसी इख्तियार करेगा, क्या उनके क्या लेके इंटरनल एक्सपेंडिचर्स होंगे, क्या बजट होगा, वी डोंट केयर अबाउट एनीथिंग एल्स एज पाकिस्तान, क्योंकि इट्स नॉट गोइंग टू डायरेक्टली इफेक्ट मी, ठीक है। बट वी डू केयर अबाउट द फॉरेन पॉलिसी। सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरी वीडियो का कह लें एनालिसिस है फॉरेन पॉलिसी एनालिसिस, कि क्या जो दो पिछले टर्म्स में बारबेरिज्म हुआ है, एक अथॉरिटेरियन रजीम बनाने की कोशिश की गई है, एक हार्ड लाइनिंग स्टांस और कह लें इतने रेटरिक का इस्तेमाल कर करके, जो पॉपुलिस्ट डेमागोगल रेटरिक्स हैं उनके इस्तेमाल कर करके अगर आप आगे आए हैं, तो क्या ये थर्ड टर्म इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम पाकिस्तान के साथ हार्ड लाइनिंग स्टांस, सेम उनके साथ कट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का, कश्मीर पे आपका सेम जो है वो उनके राइट्स सैबोटाज करना, क्या यही रहेगा? लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं हु थिंक्स अदरवाइज।
Abdul Basit, High Commission, a former High Commission to India, and a really good analytical mind in this form and in this context. वो ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक इस बार, क्योंकि मोदी हैज लर्न हिज लेसन कि वो जो सो कॉल्ड फ्रेजेस थे ना, वो रेटरिक्स थे, वो नहीं काम कर रहे. हिज रेडिकलाइजेशन इज नॉट वर्किंग एनी मोर. तो नाउ ही थिंक्स as Abdul Basit is saying, a former High Commission to India, there is positive chances that India is going to come on table with Pakistan और diplomatic relationship दोबारा शुरू होंगे. By the way, just to let you know, $30 billion का trade capacity या trade potential है between India and Pakistan, that is going to waste. For India it might be not a huge amount, but for Pakistan it is. तो हमारे लिए माने ना माने, it is important that we come to the table with the Indian diplomats and we start our diplomatic relationship, because peace and prosperity will only come when your neighbors are satisfied with the policies they have. ठीक है, तो उनका मानना यह है कि मोदी विल कम टू द टेबल. इससे पहले अगर हम बात करें व्हाट वाज द फॉरेन पॉलिसी दैट मोदी गेव टू इंडिया या मोदी परस्यूड थ्रू जे शॉ वगैरह, तो हमें मिलेगा प्रो यूएस शिफ्ट मिलेगा. प्रो यूएस शिफ्ट था बहुत ज़्यादा. फिर हेजेमोनिक टेंडेंसीज थी मोदी की, ठीक है, और फिर उसका रीजनल पावर और चाइना के खिलाफ बहुत हार्डलाइन स्टैंस था, क्योंकि चाइना इज़ द बिगेस्ट चैलेंज इन द रीजन फॉर इंडिया राइट नाउ. ठीक है, फिर पाकिस्तान के खिलाफ एक बिल्कुल कट ऑफ और एक एलियनेटेड सा स्टांस था कि दुश्मन है, टेररिस्ट, वी हैव नथिंग टू डू विद पाकिस्तान. ये था पिछले 8 सालों का फॉरेन पॉलिसी का एक डॉगमा. अब मोदी is going forward into his third term. Again, it's a coalition government. He cannot do what he wants to do with the national security. अब और stakeholders हैं. If you want to keep this government intact, और stakeholders. अब उनको satisfy करना, they don't want relationship to be toughened with Pakistan. चाइना के साथ वो इतना competition नहीं चाहते. अब मोदी के पास क्या ऑप्शन है? मोदी will go strengthening relationship with रशिया एंड ईरान, क्योंकि ये बड़े की प्लेयर्स हैं रीजन के. ठीक है, रशिया एंड ईरान के साथ अच्छी रिलेशनशिप रखेगा. डीपन कोऑपरेशन विद गल्फ स्टेट्स, उनके साथ और डीपर कोऑपरेशन करेगा. जैसे पिछले साल इंडियन रुपीज में ट्रेड होना शुरू हो गया था यूएई और इंडिया के दरमियान. और उसके बाद क्या है, प्रो यूएस शिफ्ट रहेगा ही रहेगा, बिकॉज यूएस विल ब्रिंग सच अ बिजनेस. यूएस इज ऑलरेडी यूजिंग इंडिया एज अ काउंटर वेट टू चाइना, तो वो भी रहेगा. So this is the whole crux and analysis of Indian elections. I know there are a lot of things that I haven't covered yet, लेकिन उनकी ज़रूरत ही नहीं है. आप being CSS aspirant, you have to know, वो बहुत मशहूर कहावत है कि you have to know something about everything, not everything about something. ठीक है, तो आपने थोड़ा थोड़ा नॉलेज हर चीज़ का रखना है और पेपर में यूटिलाइज कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है. ठीक है, so that was it. Thank you for watching. Please do subscribe the channel, and if you have any other request, you can reach out to me on Instagram or comment below for any requested video, and I will make sure that I will record that. Thank you very much. Have a great